पेट्रोला काफी अंदर धंसकर था। दर्जी की दुकान, साइकिल स्टैंड और मोटर ठहराने के स्थान को फांद कर वहां पहुंचा जाता था। वो काफी अज्ञात जगह थी, उसे केवल पुलिस अच्छी तरह जानती थी। हम लोग इसी बिल्कुल टुकड़िया जगह में बैठने लगे थे। यहाँ जितनी शांति और छूट थी, अन्यत्र दुर्लभ है। हमें यहाँ पूरा चैन मिलता था। पेट्रोला ऐसी जगह थी जिससे नागरिकों को कोई सरोकार नहीं था। जहां तक हम लोगों का प्रश्न है, हमारी नागरिकता एक दुबले हाड़ की तरह किसी प्रकार बची हुई है। उखड़े होने के कारण लग सकता था समय के साथ सबसे अधिक हम हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बैठे बैठे हम आपस में ही फुफकार लेते हैं, हिलते नहीं हैं। हमारे शरीर में लोथड़ों जैसी शांति भर गई है। नशे की वजह कभी कभार थोड़ा बहुत गुस्सा बन जाता है और आपसी चिल्पों के बाद ऊपर आसमान में गुम हो जाता है। इस नशे की स्थिति में कभी ऐसा भी लगता है हम सजग हो गए हैं, उद्धार का समय आ गया है और भेड़िया धसान पूरी तरह पहचान लिया गया है। लेकिन हम लोगों के शरीर में संत मलुकदास इस कदर गहरा आसन मारकर जमे हुए थे कि भेड़िया धसान हमेशा चालू रहा। ऐसा लगता पेट्रोला की जिंदगी से बाहर चले जाना काफी मुश्किल हो गया है। ये जगह एक राहत स्थान में बदल गई थी। पेट्रोला से निकलकर शहर के उस क्षेत्र से अपने कमरों को जब हम वापस होते तो शहर का ढांचा दिखाई देता था। हमें पूरा विश्वास है कि हमसे अधिक शहर के ढांचे के बारे में कम लोग जानते होंगे। मेरे साथियों को बीवी बच्चों, समाज और देश दुनिया से शायद ही कोई ताल्लुक रह गया था। वे लोग एंटी ही थे, स्वाभाविक थे। अपने साथियों में मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसका फैसला जिंदगी ने अभी तक नहीं किया था और जो दो लालचों के बीच अभी गौर और सूझबूझ का तरीका इस्तेमाल कर रहा था। यह भी बहुत हद तक मुमकिन है कि मैं हमेशा के लिए ऐसा चालाक व्यक्ति बन चुका हूं, लेकिन मैं फिलहाल पक्का नहीं जानता। अक्सर ऐसा होता है कि जब मेरी सेहत घिघियाने लगती है, रत जगहों की संख्या सीमा पार कर जाती है और मुझे ये दिखाई देता है कि भद्रता प्रगति कर रही है और इस बीच उसका रत्ती भर भी बिगाड़ नहीं हुआ है। तब मैं लंबा सोता हूँ, शो विंडो के गलियारों में घूमता हूँ, कोका कोला पीता हूँ और हेलो हेलो पेट्रोला को गोल मार जाता हूँ। मेरे साथी संभव है इस बात को थोड़ा बहुत जानते हो, लेकिन वे परवाह नहीं करते। मेरे पास कुछ ऐसे वस्त्र भी हैं जिनका शरीर से और स्वयं के पिछले जीवन से कोई मेल नहीं है और जिन्हें पहनते ही मुझे लगता है भेष बदल गया है। मैं उन्हें तब पहनता हूं जब पेट्रोला में नहीं जाना रहता। मुझे इन कॉस्ट्यूम सरीखे वस्त्रों की शर्म भी सताने लगती है, लेकिन मैंने उन्हें कभी हमेशा के लिए फेंक नहीं दिया। वर्षों नहीं पहना, पर संभाल कर रखा। एक दिन पेट्रोला से बाहर पान की दुकान तक मैं निकला कि नेम से अचानक मुलाकात हो गई। काफी रात जा चुकी थी। नेम जब से बीमा एजेंसी चलाने लगा है, खूबसूरत हो गया है। एक समय नेम की जिंदगी ऐसे हालात पर पहुंच गई थी कि लगता वो भी पेट्रोला के समूह में शामिल हो जाएगा, लेकिन समय रहते ही वो बाल बाल बच गया। पूरी तरह सुखी और सुरक्षित होने के बाद अब वो जब भी मिलता है, पेट्रोला की जिंदगी पर लार टपकाना शुरू कर देता है। कहता है, कहाँ बीमा में फंस गया, तुम लोगों के साथ की जिंदगी अब कहाँ नसीब होती है। मैं समझता हूं अब उसके पास काफी पैसा है और आराम भी खूब हो गया है। 2-4 मिनट मुश्किल से बीते होंगे, नेम ने कुंदन सरकार के बारे में कहना शुरू कर दिया। मुझे पता था वो कुंदन सरकार की बात जरूर करेगा और बहुत शीघ्रता में होने के बावजूद मुझे उसकी इस चर्चा का इंतजार था। वो मुझे जब भी मिला कुंदन सरकार से परिचय कराने के लिए लगभग भिड़ सा गया। अवश्य इसमें उसकी कोई खुशी थी। शायद वो बताना चाहता हो हमारी दोस्ती का पक्कापन अभी भी बना हुआ है, समय ने उसे मिटाया नहीं है। कुंदन सरकार वाली बात बरसों से चलती आ रही थी और आज तक ढोड़ नहीं बैठा। इस बार नेम ने फुसफुसाकर मुस्कुराकर उसके यहाँ अच्छी मदिरा का भी आश्वासन दिया। उसने दम दिया, कुंदन सरकार के साथ मुझे बोरियत नहीं होगी। तुम लेखक और वो इंटेलेक्चुअल, वाकई मजा आ जाएगा। सच्चाई ये थी कि काफी अरसे पहले ही साहित्य मुझसे बिछड़ गया था। अब मुश्किल से थोड़ा बहुत चिथड़ा बकाया था, पर नेम से ये बात मैं दबा गया। मैं जानता हूं उससे उलझना समय की एक वाहियात बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है।
नेम बिल्कुल चीटा है। जाते जाते वो चिल्लाता गया, बिदकना नहीं, कल पक्का रहा। ऐसा आदमी तुमको कम मिलेगा जो अपनी पोजीशन को लात मारकर चलता हो। दोस्त किस्म का प्राणी है और टॉप तबीयत। बोलो तुम और क्या चाहते हो भाई? चलते चलते वो फिर रुका और थोड़ा उत्तेजित सा होकर बोला, वो तुम्हारे साथ हौली चला जाएगा, न कपड़े झाड़ेगा और ना नाक सिकोड़ेगा। कल पक्का रहा। मैं सब चीजों को बर्दाश्त करने की तैयारी करता हुआ शराब के उद्देश्य को पकड़कर कुंदन सरकार सोचता हुआ पेट्रोला वापस लौटा। कुंदन सरकार काफी भनकता हुआ नाम था। शहर के तमाम लेखक और बुद्धिजीवी उस तक पहुंच चुके थे। ये सब मध्यम वर्गीय लेखक थे जिसका खाते उसका बजाते भी खूब थे। जहां से आदमी की पूंछ झड़ गई है, इन लोगों के उस स्थान में कुंदन सरकार को देखते ही खुजली और अहोभाग्यपूर्ण गुदगुद होने लगता था। कुंदन सरकार और बुद्धिजीवियों के संपर्क को ताकने वाले बहुत से दर्शक चारों तरफ फैले हुए थे, जिन्होंने शहर के जागरूक केंद्रों में कुंदन सरकार की हवा बांध रखी थी। मैंने अपने साथियों को कुछ भी नहीं बताया और कुछ समय के लिए फूट गया। उन्हें अपना लोभ बताना मुमकिन भी नहीं था। पेट्रोला के साथियों में अधिकांश ऐसे थे जो कुंदन सरकार सरीखे आदमियों को अपने अमुक प्रदेश पर रखते थे। वे लोग पूरी तरह मुड़े हुए थे। केवल मैं ही था अटका हुआ, मान अपमान, ओहदे पैसे और देश समाज से विचलित होने वाला। कुंदन सरकार ऐसे पद पर था जहां रहकर आमतौर पर जनता के निकट नहीं रहा जा सकता। इसके बावजूद वो एक बेजोड़ सामाजिक प्राणी था। सरकार को पता नहीं कैसे उसने बेवकूफ बना रखा था। उसे साहित्यिक व्यक्तियों, कला प्रेमियों और बुद्धिजीवियों से बातचीत करने, उनके बीच घुलने मिलने और उन्हें शराब पिलाने की तमन्ना रहती थी। इस शहर में कई 100 कलाकार साहित्यकार हैं, पर कुंदन सरकार उनसे कभी घबराया नहीं। वो एक को हमेशा साथ रखता था। एक समय में वो तजुर्बा करता चला जा रहा था। उसके साथ रहने वाले व्यक्ति को लोग कुंदन सरकार का घंटा कहते थे। इन दिनों कुंदन सरकार का घंटा मैं था। वो मुझसे जरा भी नहीं बिदका। मेरी चट्टी काफी गंदी थी। अपना औघड़ रूप लेकर उसके घर में घुसते हुए मुझे लगा ये कतई उचित और आरामदेह जगह नहीं हो सकती, लेकिन लालच का कहीं कोई जवाब नहीं है। शराब जीवन ज्योति हो गई थी। किसी से शराब क्या पी ली, समझा बहुत ठगी कर ली, ये हालत थी। शुरू में उसने मुझे मामूली शराब पिलाई, जबकि उसके पास निश्चित ऊंची शराब का भी स्टॉक मौजूद था। वो भापना चाहता था कि ये कितना उठा हुआ बुद्धिजीवी है। दूसरी बात ये कि मैं खस्ता हालत व्यक्ति था। अगर मैं मालदार बुद्धिमान होता तो कुंदन सरकार का सलूक कुछ दूसरा ही होता। कुंदन सरकार ने खजाना खोल नहीं दिया। मेरे साथ वो लॉफरिटी के ढर्रे की तरफ अधिक बहकता था। उसने मुझसे कई बार चालू जगहों में चलने को कहा, जबकि मुझे चालू ठिकानों की जानकारी नहीं थी। मेरे साथ उसकी हालत थी कि सड़कों पर टहलते टहलते थक जाने पर वो रिक्शा भी नहीं करता था। कई कई दिन ऐसे निकल जाते थे कि कॉफी चाय के अलावा कुछ भी ठोस कार्यक्रम नहीं होता। वो बीड़ी मांग मांग कर मेरा बंडल फूंक देता, जबकि उसकी जेब में उसी वक्त बहुमूल्य विदेशी सिगरेट रखी हुई होती। मुझे इसमें क्या फायदा था, पर मैं पता नहीं क्यों इंतजार करता रहा। कुंदन सरकार के लिए अनुभव मजे और तमन्ना पूर्ति के दिन थे। क्या इसी चैतन्य चूतियापे के लिए मैं अपने साथियों को छोड़कर आया था? वो कहता भी था, यार खुली जिंदगी का ऐसा मजा पहले कभी नहीं आया। मजा नहीं आया? मजे के लिए आए हो मेरे पास कुत्ते की औलाद। कुड़ता हुआ मैं गुस्से से कट गया। तबीयत हुई फाड़ कर रख दूं मैं इसका और अपना ढोंग। मुझे शर्म भी सताती थी। अपने साथियों को चरका देकर उन्हें अपने से अज्ञात रखकर मैं यहां मौज के लालच में चला आया। वे लोग खतरनाक रास्तों पर जिंदगी फांस देने के बावजूद कभी अपने को इधर उधर हिलाते डुलाते नहीं। वे लोग पुख्ता हैं और दुखी न होने वाले। लेकिन मैं कुंदन सरकार का घंटा हो जाने की वजह से दुखी था। मैं अपने को ही फुसला रहा था, बेवकूफ बना रहा था। मैंने निर्णय किया कि जल्दी ही निगला जाए न उगला जाए वाली स्थिति को तमाम कर देना है। सच्चाई का क्षण निकट है और अब ठिकाना हो जाएगा। जल्दी ही अनुभव हो गया कि कुंदन सरकार का साथ देना बहुत कठिन काम है और अनावश्यक भी।
रोज 2 घंटे उसके साथ साहित्यिक बातचीत कर सकने की ताकत अगर आप में है तो उससे अच्छी निभ सकती है। मुझे उसकी त्राणिक हालत का पता नहीं था। साहित्य उसे बवासीर की तरह परेशान करता था। कैसी भी घामड़ स्थिति हो और बातचीत का कैसा भी रुख, साहित्य की तरफ उसे मोड़ने में समय नहीं लगता था। एक गियर बदलकर नया गियर लगाने में जितना समय लग सकता है उतना समय। मेरी ऐसी साधना नहीं थी। मैं अंदर से बहुत जल्दी बोल गया। अपनी सीमा से अधिक बर्दाश्त के बावजूद सत्य का क्षण आ ही गया। कुंदन सरकार ने एक बार मुझे विस्तार से बताया था, कलाकार को भुगतती हुई मरण धर्मा जिंदगी जीनी चाहिए, तभी उसका कौबर अनुभवों से भरा रह सकता है। उसे असंख्य नाम पता मालूम थे जिन्होंने अनुभव के बल पर अपने समय के तमाम प्रतिस्पर्धियों का पटरा कर दिया। साहित्य संबंधी उसकी उक्तियां इतनी विचित्र होती थी कि सर पीट लेने की तबीयत होती थी। उसका कहना था कि समाज रूप खेत में जीवन खाद है, लेखक किसान और साहित्य फसल, उसी प्रकार जैसे स्त्री धरती का रूप है, पुरुष हल और संतान फल। मुझे भी बोलना पड़ा था। चुप्पी नामुमकिन थी। अगर उसे पता चल जाता कि मैं उकताया हुआ व्यक्ति हूं तो इसके पहले कि मैं निर्णय लेकर खुद गेट आउट होता, वो मुझे सलाम कर देता। इसलिए मैं भूसे को रस लेकर चबाता रहा। आपकी भाषा में गजब का चमत्कार है, मैं कहता। वो चमक कर बोलता, चमत्कार? हकीकत को आप चमत्कार बताते हैं? धन्य है। उसने मुझे बार बार बताया कि वो सच्चाई का पुजारी है। तुम देखो, मैं स्कॉच पी सकता हूं, फिर भी ठर्रा क्यों पीता हूं? बीड़ी क्यों पीता हूं? सड़कों पर पैदल क्यों भटकता हूं? बोरा खादी क्यों पहचानता हूं? गाड़ी होते हुए भी पैदल क्यों चलता हूं, जबकि मैं लेखक नहीं हूं, बस बुद्धिजीवी हूं। असली बात यह है कि मुझे सच्चाई खूबसूरत लगती है और सत्य इकट्ठा कर रहा हूं। किसी तरह वो अंतिम दिन आ गया। जुकाम ने मेरी तबीयत झोंक रखी थी। नाक की हालत टोटी जैसी हो गई थी। एक अजीब चिड़चिड़ चिड़चिड़ मची हुई थी। जुकाम की वजह से अंतिम दिन और पक्का हो गया। उधर यह अजीब इत्तेफाक था कि कुंदन सरकार की जेबों में उसी दिन मुद्रा मेरे लिए लहर मार रही थी। उस दिन उसने खूब खर्च किया। सुबह के शुरू होकर शाम तक हम पीते घूमते रहे। मेरे मन में भी था, अधिक से अधिक खसोट लो कुंदन सरकार को, दूसरी सुबह नहीं आने वाली है इस चूतिए के साथ। जब शाम हुई और बत्तियां जली, वो मुझे ऐसे रेस्तरों में ले गया जहां मैं कभी नहीं गया था। वो इतनी शरीफ जगह थी कि मैं वहां जा भी नहीं सकता था। यद्यपि ये एक आर्थिक मामला था, फिर भी शरीफ जगह मुझसे सही नहीं जाती। वहां मैं उत्तेजित होता हूं और उल्टी आने लगती है। उस दिन की बात लगता है कुछ और ही थी। छत्ते में शहद की तरह नशा शरीर में छना हुआ था और शरीर वृक्ष की तरह बिना गिरे हुए झूम रहा था। रेस्तरों का हॉल भरा हुआ था। मध्यम रोशनी थी तथा मर्द औरतों की संख्या बराबर लगती थी। चारों तरफ खुशबुएं गजी हुई थी और थोड़ा इधर उधर होने पर वे बदल जाती थी। हमें 2 कुर्सियों का एक टेबल मिल गया। कुंदन सरकार के कोट में एक जिन का अद्धा था। बैठने के तुरंत बाद वो ताक में लग गया। मैं इस जगह में काफी फंसा हुआ महसूस कर रहा था। धीरे धीरे मेरी सांस बेहतर हो गई और मैं सावधान होकर जानकारी करने लगा। मैंने एक साथ ऐसी स्त्रियां और आदमी कभी नहीं देखे थे। मेरा दिमाग दारू और जुकाम में सने रहने के बाद भी कहीं थोड़ा बच गया था। यहाँ पर थोड़ी देर मुझे अपनी भारत भूमि का ध्यान आता रहा। कुंदन सरकार ने बताया, इस रेस्तरों में अधिकतर सैनिक अधिकारी और उनके परिवार के लोग ही आते हैं। मुझे तत्काल विश्वास हो गया कि यहाँ बैठे हुए लोग सैनिक अधिकारी ही हो सकते हैं। इस जगह का असल संसार से कोई वास्ता नहीं लगता था। यहाँ कोई भी व्यक्ति गुस्सैल, गंभीर और दुखी नहीं नजर आ रहा था। सब स्वस्थ, तर और चिकने चेहरे थे। कुंदन सरकार भी इसी तर संसार का सदस्य लग रहा था। एक उजड़े व्यक्ति को बिठाकर शराब पिला देने भर से क्या उसका स्थान इस संसार से काटा जा सकता है? मैंने ध्यान दिया, हॉल में 2 प्रकार की महिलाएं थी। कुछ बिल्कुल डांगर चिरईजान और कुछ जिन्हें देखकर लगता बाल्टी भर के हकती होंगी। मोटी औरतें पुरुषों के प्रति सबसे अधिक ललकपन दिखा रही थी। पुरुष भी पीछे नहीं थे। चीजों को चखते हुए
वे दूसरों की औरतों का शील सभ्यता पूर्वक चाट रहे थे। वे अपने अलावा दूसरों को वहां अनुपस्थित समझ रहे थे। कहीं वे इस दुर्गत के भी शिकार थे कि रेस्तरों का ये हॉल उनके लिए वातावरण बनाता है और ये दुनिया उनकी शोभा के लिए बनी है। मादर, मेरा दिमाग एकदम से कड़क हो गया। आखिर तुम लोग कब तक गुलाम बने रहोगे और कब तक हम इकसठ बासठ करते रहेंगे? अब तक कुंदन सरकार टांगों के बीच जिनकी सील तोड़कर उसे अधपिए पानी के ग्लासों में डाल चुका था, जिन अब पानी की तरह टेबल पर रखी थी, और वो उसे धीरे धीरे पी रहा था। तभी डायस पर साज संगीत शुरू हुआ। साज संगीत जैसे सियार बोल रहे हों, हुआ हुआ और हत्यापूर्ण चीत्कार हो रहा हो। बहुत घालमेल था उसमें। मैं नहीं जानता कि शराब थी अथवा मेरा शुद्ध रूप, पर मुझे साज की आवाजों से मतली आने लगी। मैंने सोचा, अंदर की कड़वाहटें अचानक स्वादिष्ट जायके में तब्दील हो जाएं, इसके पहले मुझे कुछ कर डालना चाहिए। जरा सा सुस्ताने लगो, दुनिया गले के नीचे खिसकना शुरू कर देती है। मैं निगलना नहीं चाहता, उगलना चाहता हूं। नशे ने मुझे बचा रखा था, नहीं तो इस वक्त मुझे पता है कस मसाकर अधिक से अधिक 2-4 गालियां बकता और सो हो जाता। फिलहाल मेरा दिमाग एक वागी मस्ती से भरा हुआ था। मैंने गौर किया कि पहले से स्थिति बेहतर अवश्य हुई है। पहले मैं केवल मुस्कुराता था, जैसे संसार एक चूतियापा है और मैं उसे समझ गया हूं। हालत यहां तक पहुंची कि उस मुस्कुराहट के कारण मैं घोंगा समझा जाने लगा था। इस शाकाहारी मुस्कुराहट से सत्ता का तो कुछ बिगड़ता नहीं। दमदार मुस्कुराहट तो राजा की होती है, महंत की होती है, औरत की होती है, और खतरों से मुक्त जिनका चमन है उनकी होती है। मुस्कुराहट गई तो अब उल्टी आने लगी है, तोड़फोड़ मचने लगती है। भरपूर तरीके से ऐसा ही होता रहे ये भी आसान नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का रोमांस और नागरिक भावना को पता नहीं कब अंदर ऐसा कचर दिया गया है कि तोड़फोड़ तो दरकिनार हो जाते हैं, बस बचा रह जाता है एक कुनकुना बुदबुद। मैंने शीघ्रता से अपनी ग्लास उठाई और पी गया। मुझे भय हुआ आज की उल्टी और बेचैनी और फटती हुई हालत कहीं भाग न जाए, कहीं मुस्कुराहट के दिन न आ जाए। मुस्कुराहट को जड़ से खोद डालना है। मैंने कुंदन सरकार की तरफ देखा। आज मेरा आखिरी दिन है। आज के बाद मैं तुम्हारा घंटा नहीं रहूंगा कुंदन सरकार। कुंदन सरकार को इसका क्या पता, वो इत्मीनान से पी रहा था। फिर भी शहर में अभी बहुत से लोग बचे थे उसका घंटा बनाने के लिए। कुंदन सरकार ने घड़ी देखी, बेरा से कुछ खाने को मंगवाया और मुझे धीमे से बताया, समय हो गया है, अब छोकरी आएगी गाना गाने। ठीक है, छोकरी को आने दो, मैंने कहा। कुंदन सरकार ने बची खुची शराब भी गिलासों में निकाल दी और मैं कुर्सी ठीक करके डायस की तरफ चेहरा किए इस तरह से बैठ गया जैसे सामने फिल्म होने वाली हो। मेरी नजर के सामने एक महिला की गमले बराबर ऊंची काली खोपड़ी आ गई थी, इसलिए मैंने कुर्सी ठीक की। इसी बीच कुछ मजबूत और सुंदर गुंडे आए और हॉल का पूरा चक्कर मारकर वापस कहीं अंदर चले गए। शायद वे जांच पड़ताल करने आए रहे होंगे। सबसे पहले मैंने सोचा ये लोग माल के चक्कर में हैं, पर नहीं, वे लोग केवल जिम्मेदारी दिखाते हुए चले गए, जैसे फौज खास मकसद से जनता के लिए सड़कों पर परेड करती है। लड़की फर्राटे से हॉल में आई। लगता नहीं था कि वो चल रही है, वो तैर रही थी। डायस पर जाने से पहले वो सब और घूमी। बच्चे जैसे कागज का हवाई जहाज हवा में उड़ाते हैं, उसी तरह वो अपनी उंगलियों से चुंबन पकड़कर इधर उधर सब तरफ उड़ाती रही। उसका चेहरा तरोताजा था और वो छोटी सी लड़की लगती थी। उसके धड़ पर 1.5 फुट का बेहद कसा हुआ एक सुनहला कुर्ता था। वो काफी लोल तरीके से घूमती हुई गाने लगी। हरमजदगी उसकी आंखों और स्तनों पर देखी जा सकती थी। गाते हुए वो अक्सर कंधों के जोर से स्तनों को परिंदों की तरह हॉल में उचकाने का खेल करती थी। दरअसल ये उसकी टेक थी और इसके बाद वो दोनों हाथ मिलाकर शांत आगे की पंक्तियां याद करती थी। उसे अपने पेशे और होती हुई रात का बिल्कुल डर नहीं था। अपने चेहरे से वो ऑर्केस्ट्रा साथियों को समय समय पर उत्तेजित और सराबोर करती चलती थी। रेस्तरां लज्जत से भर गया था।
सोफों पर धसे हुए लोग बिना आवाज किए हुए बातें कर रहे थे। मैं नहीं समझता कि बकरी की लेंडी के आकार से अधिक कभी उनका मुंह खुलता रहा होगा। पुरुष समझ रहे थे गाती हुई लड़की वेश्या है या चवन्नी बराबर, और उनकी औरतें वेश्या नहीं है। उनकी आंखों में बेडरूम सीन चमक रहा था। दरअसल ये अपनी बीवियों को दिखा रहे थे कि देखो, तुम्हारे अलावा और भी मिल सकने वाली चीजें हैं। स्त्रियां भी चुप नहीं कर जाती। कहती है, वो देखो लेफ्ट कॉर्नर वाली मेज, नीली जॉर्जेट के बगल वाला नौजवान कितना स्मार्ट लगता है डार्लिंग। अभी उसका स्क्वाड्रन लीडर का प्रमोशन नहीं हुआ है, जूनियर है मुझसे। इससे क्या, वो चुस्त और खूबसूरत है, और स्क्वाड्रन लीडर हो जाने पर तो और भी हो जाएगा। हमसे थोड़ा हटकर तीसरी टेबल पर निहायत लंबी सूजों जैसी नुकीली मूछों वाला एक अधेड़ व्यक्ति बैठा है। बीच बीच में लोगों की आंखों में धूल झोंक कर वो मूछ की नोक से अपने साथ वाली महिला का गाल गुदगुदा देता था। ऐसा करते वक्त वो ऑर्केस्ट्रा डायस की तरफ देखने लगता है, ये दिखाते हुए जैसे मूछ और गाल का खेल अनायास है। मेरे देखते ही देखते डायस पर एक अजीब बात हुई। उस लड़की के साथ जो गा रही थी, उसकी सलवार का नाड़ा लगातार हिप्स चलाने या पहनने की जल्दबाजी के कारण सुनहले वस्त्र के नीचे लटक आया। उसकी नीचे और ऊपर की पोशाक की तुलना में वो मेला कुचेला लग रहा था। संगीत के साथ अब यह नाड़ा भी हिल रहा था। मैं भन भनाकर हंस पड़ा। यह हृदय प्रदेश से निकली हंसी थी, बिल्कुल बेकाबू। वो काफी ग्रामीण लग सकती थी और किसी भी सभ्य व्यक्ति को स्थान पर बिचका सकती थी। कुंदन सरकार चौंक पड़ा। उसे काफी शराब के बाद भी स्थान का होश था और उसे मेरी हंसी नागवार गुजरी। ये होश ऐसा है जो सब कुछ के बाद भी जीवन को सुरक्षित रखता है और हर दुर्घटना से उसे बचाता रहता है। कुंदन सरकार ने मुझे बुरी तरह धुड़क दिया। अदब से रहो, ये ऊंची जगह है। तुमने देखा, तुम्हारे अलावा यहाँ कोई हंसा नाड़े पर? सभ्यता की वजह से ही यहाँ बैठे हुए लोग ये महसूस कर रहे हैं कि ये उनका ही नाड़ा है जो वहां लटक गया है। फिर वह रुआब से बोला, तुमने शायद इसे पेट्रोला समझ लिया है। चुप बे। और मैं खड़ा हो गया। पेट्रोला का नाम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मेरे हाथ में कोका-कोला की गर्दन थी। वह खट से चापलूस हो गया। मेरे दोस्त, तुम्हें नशा हो गया है, नींबू का पानी मंगाता हूं। उसने मुझे पुचकार कर बिठा दिया। पहली बार उसने मेरे साथ अपनी चरित्र भाषा का इस्तेमाल किया और पहली बार उसने अपनी सभ्यता की पोल प्रदर्शित की। जो भी हो, उसने मेरी बहुमूल्य हंसी दबोच दी थी। मेरी उत्तेजना पूरी तरह शांत नहीं हुई। तबीयत का रुख ही बुरी तरह पलट गया। आग के लिए घी और पानी दोनों लिए हुए मैं इस तरह से बैठा रहा जो अकेला हूं और सामने कुंदन सरकार एक कुर्सी की तरह रखा हुआ है। मुझे उसकी डपट भाषा का बहुत दुख हुआ। मैं कुंदन सरकार के पास शराब का लाभ उठाने आया था, डपट भाषा सुनने नहीं, साहित्य विलाप करने और बुद्धि मरवाने नहीं आया था। कुंदन सरकार के लिए बेहया मिश्रा चाहिए। ग्लानि और गुस्से का अजीब कॉकटेल दिमाग बना हुआ था। चारों तरफ दिखाई दे रहा था गुड़ी गुड़ी छिछाले दर। पता नहीं कहाँ गुम हो गया है मेरा जंगलीपन और जिंदगी का भपका। बस बचा है छिछोरापन और अधिक से अधिक एक थू थू। अंधकार गुर्राता हुआ फैल रहा है। भन 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 दिमाग भन भना रहा है। अचानक बैठे लोगों को मैं संबोधित करने लगा। ए फौजी मच्छरों और नाजनीनों, दूर नहीं है समय। सभ्यता पलट कर वो रपोटा देगी कि तुम लोगों की लैंडी तर हो जाएगी। पकड़े पकड़े फिरोगे। ये जो राइफलें तुम्हारे पास है और जो केवल तुम्हारा पेट ढो रही है, तुम्हारी नहीं रहेंगी। भागो भागो। राइफल का काम पेट ढोना नहीं है। हाँ, नहीं तो 10 साल बर्बाद हो गए। कभी उल्टी, कभी मुस्कुराहट, कभी मुस्कुराहट, कभी उल्टी। बस यही लद्दड़पना। देश के लिए मोटी पगार काटते इन तर लोगों और संगीत नायिका बनी बैठी नखास की इस रंडी को कुछ भी परवाह क्यों हो। ये समझती है कि सारा देश जैसे नारी के 1 सेंटीमीटर वाले अमुक प्रदेश में ही घुसड़ जाने का इंतजार कर रहा है। थोड़ा ठंडा होने पर मुझे ध्यान आया, बाहर के सैकड़ों स्वस्थ नौजवान सब कुछ छोड़कर बरसों से गुमटियों के नीचे गांजे का लप्पा लगा रहे हैं। उफ, लेकिन गांजे का रास्ता कभी पूरा नहीं होगा। रेस्तरां के हॉल में अशांति भरती जा रही है। बैठे लोग खतरे में फंस रहे हैं।
मुझे खुशी हो रही थी और एक गाढ़े स्वप्न में मैं डूबता चला जा रहा था। रगों में लहू बेखौफ होता जा रहा है। ऑर्केस्ट्रा कान में बड़ा सुस्त लग रहा था, सुन्न सुन्न करता हुआ। लड़की किसी प्रकार डूबती लय में डूबती चली जा रही थी। दिमाग में कोई अज्ञात और गुपचुप तरीका चल रहा था। अंदरों अवश्य आया होगा, यह आखिरी समय है। इसके बाद अगर यूं ही पड़े रहे तो सब कुछ पूर्ववत हो जाएगा। एकाएक क्या हुआ, मेरी मुट्ठी अपने आप जकड़ गई, आपे से बाहर हो गई। कुंदन सरकार ने फुर्ती से मेरा हाथ पकड़कर खींचना चाहा। वो मुझे ताक रहा होगा, लेकिन तब तक कोका कोला की बोतल मुट्ठी से बाहर हो चुकी थी, बेहद झनझनाते शोर के साथ। सामने कांच की दीवार टूट फूट गई। मैं जाग सा गया और देखा डायस पर से लड़की बदहवास पुलिस पुलिस चिल्लाती भाग रही है। वो दौड़ती हुई एकदम से ग्रीन रूम के दरवाजे पर निकल आए, एक गुंडे की गोद में गिर गई। मैंने अपना टेबल उलट दिया और कमांडर की तरह लोगों के सामने तना हुआ चिल्लाने लगा, चले जाइए आप लोग यहां से, नहीं तो धुर दिया जाएगा, और पता नहीं क्या क्या। मुझे जब होश आया उस समय भी मार पड़ रही थी। 3-4 गुंडों के बीच मुझे इधर से उधर धक्का दिया जा रहा था। एक आदमी डांटते हुए तमाशा देखने वाले लोगों को अपनी अपनी जगह बैठने के लिए कह रहा था। एक गुंडा डरी हुई गायिका को सहारा देकर डायस पर लाया और वहां चौकीदार की तरह मुस्तैद हो गया। उसने लड़की का फालतू लटकता नाड़ा हाथ से उठाया और गायिका ने उसे खुद ही अंदर खौंस लिया। मेरी पिटाई का संचालन करने वाला जो मुख्य आदमी था, उसे लोग कल्लू गुरु कह रहे थे। जिस तरह से फटाफट दुर्घटना का मलबा साफ किया जाता है, उसी तरह बिखरे कांच और मुझे हटाने का प्रयत्न हो रहा था। कल्लू गुरु ने चूतड़ पर एक ही लात दी कि मैं सीढ़ियों के मुहाने पर लड़ खड़ा गया। मैंने बीच बचाव और मदद के लिए कुंदन सरकार को खोजा, पर वो पता नहीं कब खिसक चुका था। मैंने कुंदन कुंदन आवाजें भी दी, तब तक कल्लू गुरु ने कुंदन के नाम पर मुझे एक घूंसा और जड़ दिया। मेरे जबड़े खून में लथपथ थे। जिस टेबल का पाया पकड़कर मैं उठने की कोशिश कर रहा था, वहां पर एक बेहद सभ्य और डरा हुआ व्यक्ति चैन के इंतजार में था। उसने साथ की महिला को फुसफुसाकर कहा, ही लुक्स लाइक अ लॉफर। महिला बड़ी दिलेरी के साथ खुश थी। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मुझे देखकर मंद मंद मुस्कुराती रही। मैं अपनी चूतड़ पर दूसरी लात खाने की स्थिति में नहीं था। मैं जल्दी उठा और जीना उतरने लगा। मुझे ध्यान है मैं कहीं बीच में ही रहा होऊंगा कि ऊपर साज बजने लगा था। 2 ही 3 मिनट में सभ्यता यथावत हो गई। नीचे गेटमैन ने दरवाजा खोला और सलाम मारा। उसे क्या पता था कि ये सलाम वाला आदमी नहीं उतरा है। वो बेखबर व्यक्ति था। इस प्रकार कुंदन सरकार का घंटा सड़क पर गिर पड़ा। जिस तरह से भीड़ भरी सड़क पर साइकिल से गिरने वाले सवार को कभी चोट नहीं लगती, वैसी मेरी हालत थी। झाड़ पहुंचकर मैं सड़क पर आया, जो काफी सन्नाटी थी। क्रांति तरंग नदारद हो चुकी थी। नाक से लार की तरह जुकाम गिरने लगा। चलता हुआ सीधा मैं अपनी पुरानी जगह पेट्रोला के साथियों में पहुंचा। मुझे देखकर उन्होंने एक हल्का ठहाका मारा। इसके अलावा कोई दूसरा बुरा सलूक उन्होंने नहीं किया।